तो हेलो सबको। आज हम बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। सो इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे, जैसे कि जो जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक एम्पायर है वो कितने सेक्ट्स में, कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता था, और उसके की एलिमेंट्स क्या थे गवर्नेंस के, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, और जो उनके इम्पोर्टेंट सिस्टम्स थे जैसे कि मनसबदारी और जागीरदारी, उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हम डेली जो है एक वीडियो लाते हैं एसएससी के रिलेटेड। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो लेट्स गो। सो ये है मुगल एम्पायर। ये डिवाइडेड होता था अलग अलग प्रोविंसेस में, जिनको कहा जाता था सूबा। अगर आपको प्रोविंस नहीं पता तो आप इसको एज अ स्टेट समझ सकते हैं। और जो प्रोविंस है वो आगे होती थी तीन हिस्सों में डिवाइडेड: सरकार, परगना और ग्राम। सरकार को आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक जो आप कह सकते हैं जो प्रोविंस, सूबा, स्टेट, आप इसको कुछ भी कहिए, वो आगे डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि अब होती है। और एक डिस्ट्रिक्ट है, ये मिलके बनती है काफ़ी सारे गाँवों से। यानी कि ये मान लीजिए ये काफ़ी सारे गांव हैं यहाँ पर, इनको कलेक्टिवली हम कहेंगे सरकार या डिस्ट्रिक्ट। और ये जो कलेक्टिव गांव है यानी कि ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये हैं ये परगना। और ये जो ग्राम है इसका मतलब है एक सिंगल गांव। और ये जो सूबा है इसके दो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी कहे जाते थे। और ये जो सूबेदार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सूबेदार है ये जो है जिम्मेदार होता था मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। और ये जो दीवान है ये रिस्पॉन्सिबल होता था जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। जैसे कि कितनी भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, जो जगीर्स हैं, जो खालिसा है, उसके सबके लिए जो ये दीवान है, दीवान रिस्पॉन्सिबल होता था। और मिलिट्री और पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए सूबेदार। और आपको इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाने हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। अब हम बात करेंगे की एलिमेंट्स की। जो की एलिमेंट्स हैं, जो फौजदार है, ये इसकी ड्यूटी होती थी, जो एक पर्टिकुलर एरिया है जो इसको असाइन किया गया उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। और जो है अमल गुजार था वो लैंड असेसमेंट और रेवेन्यू कलेक्शन। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। वो इसकी ड्यूटी होती थी लैंड असेसमेंट करनी और रेवेन्यू कलेक्ट करना। रेवेन्यू आप कह सकते हैं कि जो टेनेंसी होती है या टैक्स होता है, वो इसकी अमल गुजार की जो है जिम्मेदारी होती थी। और जो मुकद्दम होता था ये हेडमैन होता था पंचायत का। ये पंचायत का यानी कि ये मान लीजिए ये पांच पांच गांव हैं, और ये पांच गांव हैं, और ये इन पांच गांवों के सरपंच हैं। और ये जो इन पांचों का, इनमें से जो मेन होता था इनका हेड, जो इनको रिप्रेजेंट करता था आगे, उसको कहा जाता था मुकद्दम। सो अब ये है जब्ती और दसाला। इसको जब्ती प्रथा और दसाला प्रथा भी कहा जाता है। ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको शुरू किया था राजा टोडरमल ने। किसने शुरू किया था इसको? कहा किया गया था शुरू राजा टोडरमल के द्वारा। लिख लीजिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। और नेक्स्ट है गजेला। ये एक मेजरिंग यूनिट थी जो शुरू की थी अकबर ने। अगर आपको नहीं पता मेजरिंग यूनिट क्या होती है, जैसे कि आज हम जो रूरल एरिया से पता है उनको, जैसे कि आप अगर ज़मीन को मापना चाहते हैं तो आप बीघों में या एकड़्स में मापते हैं। और अगर जो शहरों वाले हैं एकड़ का तो वैसे सबको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप कह सकते हैं जैसे कि स्क्वायर फीट। ये भी एक मेजरिंग फीट है। इसलिए ये गज़े इलाही है, ये भी एक मेजरिंग यूनिट थी जिसको शुरू किया था अकबर ने। और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो शुरू किया था राजा टोडरमल ने। सो नेक्स्ट इज जो उस समय का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेन एसेट होता था लैंड, जिसके कारण लगभग सभी लड़ाइयाँ लैंड के कारण होती थी। और उसमें से भी इम्पोर्टेंट होता था जो कल्टीवेबल लैंड, यानी कि उपजाऊ ज़मीन होती थी। जो ये जो ज़मीन है इसको भी चार हिस्सों में बांटा गया था: पुलाज, परौती, चाचर और बंजर। बंजर का तो आपको पता ही है, जिसपे कोई खेती ना हो सके या कोई खेती ना हो रही हो या कुछ वो उपजाऊ ज़मीन ना हो, उसको बंजर कहा जाता है। और इसके लिए एक
जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होता था कि 5 साल से ऊपर अगर कोई जमीन अनकल्टिवेटेड है तो उसको बंजर की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और जो चाचर है, जो 2 से 3 साल तक फैलो पड़ी है, यानी कि 2 से 3 साल तक खाली पड़ी है, उसको चाचर कहा जाता था। और जो परौती है, परौती का मतलब होता था टेम्परेरी अनकल्टिवेटेड। इसके कोई अलग कारण भी हो सकते थे, यानी कि इसकी फर्टिलिटी है जो वो रिकवर हो सके, या किसी भी कारण इसको टेम्परेरी अनकल्टिवेटेड रखा गया है उसके लिए वो जमीन को परौती कहा जाता था। और जो पुलाज है, ये होती थी बेस्ट लैंड, जिसके ऊपर कुछ भी उगा सकें और वो जमीन पूरी उपजाऊ हो, इसको कहा जाता था बेस्ट क्वालिटी लैंड को कहा जाता था पुलाज। उससे जो कम, जिसको टेम्परेरी, जिसके ऊपर कल्टीवेशन हो सकती है पर उसको टेम्परेरी अनकल्टिवेटेड रखा गया है, यानी कि उसके ऊपर टेम्परेरी कुछ नहीं उगा सकते, उसको परौती कहा गया है। और जो उससे भी नीचे, यानी कि जिसको 2-3 साल से खाली रखा हुआ है, उसको चाचर, और जिसके ऊपर 5 साल से ऊपर कोई खेती नहीं हुई उसको बंजर। सो ये जो है कैटेगराइजेशन है, ये 4 हिस्सों में बांटा गया था जमीन को। सो ये अब हमारे सामने है मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था, जो ऑफिशियल्स हैं उनको अलग अलग रैंक्स में डिवाइड किया जाता था, और उस हिसाब से उनको सैलरी या सब कुछ मिलता था, सैलरी और सर्विसेज कह सकते हैं, उस हिसाब से मिलता था। और इसके काफ़ी फायदे भी थे, इसके कारण उनका जो मिलिट्री के ऊपर जो कंट्रोल था वो बना रहता था, और मिलिट्री का रिकॉर्ड रहता था कि हमारे पास इतनी जो है पक्की आर्मी है। और जो जागीरदारी सिस्टम है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये जो है 3 टुकड़े ज़मीन के हैं। एक एक जो है सरकार ने मुझे दे दिया, और एक सरकार ने आपको दे दिया जिसने वीडियो लाइक की है, और एक उसको जिसने चैनल सब्सक्राइब किया है। और सरकार ने हमको ये जो है ज़मीन का टुकड़ा दिया और कहा कि इससे कमाओ और इसी से खाओ, और उसके बदले में आप मेरे लिए काम करो। यानी कि जागीरदारी सिस्टम ऐसे काम करता था कि आपको एक ज़मीन दे दी जाती थी, आप उससे कमा के खाओ और हमारे लिए काम करो और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो। और इन दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। सो अब हम आएंगे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पर। सो सबसे पहले जो है फरमान, इस ये होता था रॉयल ऑर्डर। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि महाराजा का फरमान आया है फिल्मों वगैरह में, उसका मतलब यही होता था। जबकि जो एक रॉयल वर्डिक्ट होता था जो एक राजा पास करता था, यानी कि ये राजा या कोई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल, उसको फरमान कहा जाता था। सो नेक्स्ट इज वजीर। वजीर जो है ये हेड होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, लिख लीजिए, ये हेड होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। और जो दीवान है, दीवान रिस्पॉन्सिबल होता था सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए। और इसके साथ साथ इसके इसके पास, दीवान के पास जो कंट्रोल होता था ये जागीर्स का होता था। ये जो जागीरदारी सिस्टम में जो जागीरें दी गई थी हम तीनों को, इन जगीरों का कंट्रोल भी, यानी कि इसकी जो असेसमेंट वगैरह सब कुछ, इसका रिकॉर्ड जो है वो दीवान के पास रहता था। और आगे आते हैं मीर बख्शी और मीर सामान। मीर बख्शी जो है ये हेड होता था मिलिट्री डिपार्टमेंट का। ये होता था हेड मिलिट्री डिपार्टमेंट का, और इसके पास जो है सारी इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कंट्रोल भी इसके पास ही रहता था, किसी की जासूसी वगैरह का, सबका सब कुछ का जो रिकॉर्ड है वो मीर बख्शी के पास रहता था। और उसके बाद है मीर सामान, जो है ये इंचार्ज होता है इंपीरियल हाउस होल्ड का। और नेक्स्ट है काजी उल कजात, जिसका आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये होता था जुडिशियल हेड। दरोगा को हम कह सकते हैं हेड ऑफ इंपीरियल पोस्ट, या हम कह सकते हैं इंचार्ज ऑफ इंपीरियल पोस्ट। और इसको आप एक इंस्पेक्टर, या जो सब इंस्पेक्टर एक जो है एक पुलिस स्टेशन का जो है वो इंचार्ज होता है, उसको हम कई लोग तो अभी भी दरोगा बोलते हैं, इसलिए उसको दरोगा कहा जाता है। क्योंकि उस समय भी में भी उसको दरोगा कहा जाता था, जो एक इंपीरियल पोस्ट का जो है हेड होता था। और जो फौजदार है, ये होता था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। और जैसे कि ये हैं दरोगा है, फौजदार है, इन सबको जो रिक्रूट करता था वो मीर बख्शी ही रिक्रूट करता था, यानी कि ये सारा जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर होता था। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो आपने वाकई में नहीं सुनी होगी, वो है
वाकिया नवीस। ये जो है ये होता था, सॉरी, किसी का हेड नहीं होता था, ये होता था न्यूज़ रिपोर्टर। यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये दो वीडियोस अपने मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये जो प्लेलिस्ट है, आप इसको खोल के कई और वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको मुगल एरा समझना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए। सो थैंक यू, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।